मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइबर्स। ठीक है, आप सब लोग कपड़े तो पहनते ही होंगे। तो जो कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग स्वेटर्स पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं। तो ये सब चीज़ें किन चीज़ों से मिल के बनी हैं? ये सब चीज़ें फाइबर से मिल के बनी हैं। ठीक है, अब फाइबर्स के क्लासिफिकेशंस कैसे कैसे होते हैं तो हम आप देखेंगे कि जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है फाइबर की, उसे कहते हैं, उसे फाइबर ही कहते हैं। फाइबर से मिल के बनता है थ्रेड। ठीक है, थ्रेड यानी कि धागा। धागा आप सब लोगों ने देखा होगा। धागे से मिल के बनता है फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक यानी कि आपका कपड़ा। फैब्रिक दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल यानी कि जो नेचर में अपने आप मिल जाते हैं हमें, और सिंथेटिक मतलब जिसको हम लोग इंडस्ट्री में या लैब में सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों फाइबर्स को सेपरेटली पढ़ेंगे। सबसे पहले है नेचुरल फाइबर्स। जैसे कि मैंने पहले बताया, नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि सिल्क, कॉटन, जूट या वूल। ठीक है, और सिंथेटिक फाइबर वो हैं जो कि मैन मेड है, ह्यूमंस उसको अपने हिसाब से बनाते हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये स्मॉल चेन से मिल के बने होते हैं। स्मॉल चेन को या तो हम लीनियर फैशन में, लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में, ऐसे एक लाइन में, ठीक है, और या फिर क्रॉस लिंक्ड फैशन में। क्रॉस लिंक्ड का मतलब ऐसे जाल बना हुआ। ठीक है, लीनियर और क्रॉस लिंक्ड फैशन में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे जो फैशन को हम बोलते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, एग्जाम्पल होगा इसका नियॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर। ठीक है, ये हम कुछ एग्जाम्पल अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला है जूट बैग, जिसमें आप बोरी यूज़ कर रहे होंगे। कॉटन की शर्ट्स होती हैं। ठीक है, ये सब नेचुरल फाइबर्स हैं। सिंथेटिक फाइबर जैसे रेयॉन की साड़ी है, नायलॉन की रस्सी, आप पॉलिस्टर के कपड़े यूज़ करते हैं, ये सब सिंथेटिक फाइबर में आते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर की डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे? पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स रिपीटिंग यूनिट ऑफ दी स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, जो स्मॉल यूनिट्स हैं उसका जो रिपीटिंग यूनिट है, या तो लीनियर फैशन में या फिर क्रॉस लिंक फैशन में, उसको बोलेंगे हम पॉलीमर। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स कितने टाइप के हैं? एक है आपका रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक। ठीक है, ये चार तरीके के टाइप्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर के। और पॉलिस्टर फिर दो डिफरेंट अलग अलग टाइप में भी डिवाइडेड होता है। पहला है टेरिलीन और दूसरा है पीईटी। ठीक है, अब इन सब के बारे में हम डिटेल में अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है रेयॉन। रेयॉन को हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, इसको आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी सिल्क की तरह ही होता है, सिल्क की तरह सॉफ्ट है। इसमें रेजिलियंसी बिल्कुल नहीं होती। रेजिलियंसी मीन्स प्रोन टू गेट रिंकल्स, जो हमारे कपड़ों में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो ये जो है रेयॉन में सिल्क की तरह ही प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसको आप टेढ़ा मेढ़ा रखोगे तो इसमें आसानी से रिंकल्स पड़ जाएंगे। ये सिल्क की तरह ही सॉफ्ट होता है स्किन पे, और सिल्क से सस्ता होता है। तो इसीलिए लोग रेयॉन के कपड़े यूज़ कर लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम देख रहे हैं, रेयॉन की साड़ी है, शर्ट्स हैं, और बाकी और तरीके के पहनने के जो कपड़े हैं वो हम रेयॉन के यूज़ कर लेते हैं। दूसरा है नायलन। नायलन को कहते हैं सिंथेटिक फाइबर, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। ठीक है ना, ये पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो कि ह्यूमंस ने डिज़ाइन किया और सिंथेसाइज किया था। और कैसे ये बना था? कोल, वाटर और एयर के मिक्सचर से बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलीमर किस टाइप का है? लीनियर पॉलीएमाइड है। लीनियर मैंने पहले समझाया, लीनियर मतलब एक लाइन में, और पॉलीएमाइड का मतलब पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा, एमाइड आपका एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो एमाइड को एक लीनियर फैशन में अगर हम बहुत बार अरेंज करते हैं तो हमको नायलॉन प्राप्त होगा। ठीक है, इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर है, इलास्टिक है और लाइट वेट का होता है। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जांपल, तो यह कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? ये नायलॉन के आप रस्सियाँ यूज़ करोगे, नायलॉन के टेंट्स यूज़ करोगे, या फिर सीट बेल्ट्स,
अगर आपने कभी एरोप्लेन में सफ़र किया है तो वहाँ पे सीट बेल्ट्स पहननी पड़ती है, तो वो सीट बेल्ट्स जो है नायलॉन की कई बार बनी हुई होती है। अगला है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होते हैं? पॉलिस्टर आर मेड अप ऑफ मैनी एस्टर यूनिट। इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है, पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा एंड एस्टर मीन्स एक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बहुत सारे एस्टर जो है अरेंज हम करेंगे तो वो हमें पॉलिस्टर प्राप्त होगा। इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? पहला तो ये इसमें इंसुलेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। इंसुलेशन मीन्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, यानी कि इसमें जो है कभी भी हमें बिजली का झटका नहीं लगेगा। ठीक। दूसरी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसमें जो है रेजिलियंसी पाई जाती है। रेजिलियंसी का मतलब कि इसमें आसानी से झुर्रियाँ नहीं पड़ती। अब याद कीजिए, हमने अभी जो है रेयॉन को समझा था। रेयॉन सिल्क की तरह होता है और उसमें झुर्रियाँ आसानी से पड़ जाती हैं, लेकिन पॉलिस्टर में रेजिलियंसी पाई जाती है, इसलिए उसमें आसानी से झुर्रियाँ नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ होगा? ये आपका फाइबर्स में यूज़ होगा। फाइबर्स मीन्स बेडशीट्स में कर्टेन बनाने के काम आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर क्लासिफिकेशन। ठीक है, पॉलिस्टर के कितने क्लासीफाई हैं हमने अभी समझाया। पॉलिस्टर जो है दो तरीके के होते हैं। पहला है टेरिलीन और पीईटी। टेरिलीन और पीईटी में अंतर क्या है? जो टेरिलीन्स होते हैं वो बनाए जाते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेराथैलिक एसिड से। ठीक है, पीईटी जो होते हैं वो बनाए जाते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेराथैलिक एसिड से। ठीक है ना। तो जो टेरिलीन है वो कहाँ काम आते हैं? कपड़े बनाने के काम आते हैं। टेरिलीन से ही टेरिकॉट भी बनता है। अगर हम टेरिलीन में कॉटन मिक्स कर दें तो वो टेरिकॉट बन जाएगा। टेरिकॉट के कपड़े आपने बहुत बार यूज़ किए होंगे। पीईटी कहाँ काम आता है? पीईटी आपकी प्लास्टिक बॉटल्स बनाने का काम आता है। आप जिस बॉटल में पानी पीते हैं वो पीईटी का बना होता है। पीईटी की फुल फॉर्म हम क्या पढ़ेंगे? पॉली इथाइलिन टेराथैलेट। ठीक है, पॉली इथाइलिन टेराथैलेट। चलिए जी, आगे हम पढ़ेंगे अब एक्राइलिक। एक्राइलिक एक अलग टाइप का फाइबर होता है जिसको हम आर्टिफिशियल वूल कह सकते हैं, मतलब नकली ऊन। ठीक है, ये सस्ता होता है ऊन से, इसीलिए इसको हम यूज़ कर लेते हैं। सॉफ्ट भी होता है और ऊन की तरह गर्म भी होता है। पॉलीमर टाइप किस तरीके का होगा? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। मतलब पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा और एक्राइलोनाइट्राइल उसकी फंक्शनैलिटी, मतलब बहुत से ज़्यादा एक्राइलोनाइट्राइल जब हम अरेंज करेंगे तो हमें एक्राइलिक मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट होगा इसमें इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है इसके? ये यूज़ होगा क्योंकि वूल का सब्स्टिट्यूट हो गया, तो जहाँ जहाँ वूल काम आएगा वहाँ वहाँ ये सब काम आएंगे, जैसे कि दस्ताने बनाने के, स्वेटर, ट्रैक सूट बनाने के काम आएगा। उसके बाद है अगला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? ये ड्यूरेबल है, ये आपका इनएक्सपेंसिव मतलब बहुत सस्ता है, लाइट वेट है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ईजी टू वॉश है और ड्राई हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है ये जो है रेजिलिएंट टू रिंकल्स है, यानी कि आसानी से जो है इसमें जो रिंकल्स हैं वो पड़ सकते हैं, नहीं पड़ते हैं। उसके बाद है तो ये आसानी से कहाँ काम आता है? क्लोथिंग इंडस्ट्रीज़ में ये काम आ जाता है। ठीक है, अगला है आपका प्लास्टिक। तो प्लास्टिक किस चीज़ से मिलके बनता है? प्लास्टिक बनता है हाइड्रोकार्बन से, गैस से, ऑयल से और कोयले से। ठीक है, जैसे एग्जांपल है पॉलीस्टीरीन और प्रोपाइलिन, ये सब प्लास्टिक के एग्जांपल होंगे। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? ये बहुत ज़्यादा गुड ड्यूरेबल है, रेजिस्टेंस टुवर्ड द कोरोजन, आसानी से ये सड़ते गलते नहीं। और प्रॉपर्टी इसकी दूसरी क्या है? रेजिस्टेंस टू द शॉक, आसानी से आपको जो है बिजली के झटके इनमें नहीं लगेंगे। वाटर से रेजिस्टेंस होंगे, इनएक्सपेंसिव होंगे और लो टॉक्सिक होंगे। ठीक है, अगला इसका स्लाइड होगी इसके एग्जांपल्स। तो ये कहाँ काम आता है? टॉयज़ बनाने के, चेयर और प्लास्टिक मग्स बनाने के काम आएगा। सीडी कैसेट्स और आपके सूटकेस बनाने के काम में ये लोग आ जाते हैं। ओके, अगली
अगला हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के क्लासिफिकेशन। तो प्लास्टिक के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है? पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग्स। तो फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? वो फाइबर जो आसानी से बेंड हो जाते हैं हीट करने पे, ठीक है। तो ये जो है हीट करने पे आसानी से अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। तो ये मेल्ट प्रोसेसेबल है, यानी कि फाइबर को हम आसानी से पिघला सकते हैं, जो भी शेप में हम लाना चाहें हम ला सकते हैं, और फिर वापस उसको फाइनल शेप में लाने से पहले उसको ठंडा कर देंगे। तो अगर हमने उसे ठंडा कर दिया तो वो उसी शेप में रह गए, उसी शेप में आ जाएगा, फिर वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ऐसे फाइबर्स को हम बोलेंगे मेल्ट प्रोसेसेबल फाइबर्स, जैसे कि पॉलीइथाइलिन और पीवीसी। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल होता है। तो ऐसे फाइबर्स कहाँ यूज़ होते हैं? टॉयज़ बनाने का काम आता है, इंसुलेटर और बैग बनाने के काम आते हैं, ठीक है। अगला है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? थर्मोसेटिंग वो प्लास्टिक होते हैं जो कि रेजिस्टेंस होते हैं हीट के, मतलब एक बार उनको हीट से हम सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक होते थे उनको हम कर सकते थे, जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं। थर्मोसेटिंग में हीट से हम उनकी शेप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे कैसी यूनिट्स अरेंज होते हैं? 3D क्रॉस लिंक्ड, ठीक है। 3D क्रॉस लिंक्ड का मतलब होगा जो हमने अभी पीछे समझाए थे, एक मैंने लीनियर डायग्राम बनाया था, एक क्रॉस लिंक्ड बनाया था। तो जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एग्जाम्पल है वो होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। और ये कहाँ काम आते हैं? इसके एग्जाम्पल हैं जैसे बेकलाइट और मेलामाइन। तो ये आपके हैंडल्स बनाने के काम आएंगे। मेलामाइन आपका जो फायर प्रूफ सूट्स होते हैं, जो फायर फाइटर्स पहनते हैं, उन्हें पहन के उनमें आग नहीं लगती, वो चीज़ हम यूज़ करते हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके नंबर 1 ड्यूरेबल। प्लास्टिक ड्यूरेबल है और सस्ता है, ठीक है। वेयर एंड टियर इसमें बहुत कम होती है, बहुत ही हल्का वेट होता है और स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। नॉन रिएक्टिव होता है एयर वाटर से, इसका ज़्यादा रिएक्शन होता नहीं है। रेजिस्टेंस टू कोरोजन है, आसानी से सड़ता गलता नहीं है। और पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये स्विच बोर्ड बनाने के काम आता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी बनाने के काम आ जाता है। प्लास्टिक के यूज़ कहाँ कहाँ है? आपके जितने भी बायो मेडिकल इंडस्ट्री है, जितने भी एपरेटस हम यूज़ करते हैं बायो मेडिकल इंडस्ट्री से, आपके मास्क हो गए, आपके आजकल आपने बहुत ज़्यादा एक वर्ड यूज़ सुना होगा वेंटिलेटर, उसमें आपका प्लास्टिक यूज़ होता है। कुकवेयर्स, टेफ्लॉन एक आपने वर्ड अगर सुन रखा हो, जो कि नॉन स्टिक फ्राई पैन में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नॉन स्टिकी होता है, तो अगर हमें कोई नॉन स्टिकी कुकवेयर बनाने हैं तो हम टेफ्लॉन की कोटिंग कर देते हैं उसमें, ठीक है। तो टेफ्लॉन क्या होता है? एयर और वाटर रेजिस्टेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। उससे पहले हम ये देखेंगे, आपने कभी भी कूड़ा फेंका होगा तो उसके लिए डस्टबिन का यूज़ किया होगा। तो डस्टबिन अलग अलग रंग के आपने देखे होंगे, कुछ डस्टबिन लाल हैं, कुछ हरे हैं, कुछ पीले हैं, कुछ नीले हैं। हर रंग का अपना एक अलग मतलब होता है, ठीक है। तो आपको अभी होमवर्क में ये चेक करना है कि किस रंग का डस्टबिन किस टाइप के कूड़े के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप इसे देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, जो हरे रंग का डस्टबिन होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेट किचन वेस्ट डालने के काम आता है। बायोडिग्रेडेबल क्या है वो हम आगे समझाएंगे। वेट किचन वेस्ट होते हैं जो आपके सब्जियों के छिलके, आपके फूलों और फलों के छिलके, वो सब हैं। तो वो आप सिर्फ हरे रंग के डस्टबिन में ही डालें, ठीक है। तो बाकी रंग के डस्टबिन में आप क्या डालेंगे वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल्स होते हैं जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ठीक है। और जब वो एक बार डिकम्पोज हो जाते हैं तो फिर हम उनको खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं, और जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। फर्टिलिटी मतलब उर्वरकता, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले, उर्वरकता। तो सॉइल की उत्पादकता अगर हमें इंक्रीज़ करनी है तो हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है।
जिसका एग्जांपल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। किचन के जितने वेस्ट हैं या जितने भी डेड प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स मर जाते हैं वो बाद में जब सड़ गल जाते हैं तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उससे ही सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ये मैंने आपको पिक्चर आप अभी देख रहे हैं, ये आपके आलू के छिलके हैं और ये डेड प्लांट्स हैं। ये सब आपके सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं। तो ऐसे वेस्ट जो आसानी से मिट्टी में मिल जाएं, आप ऐसे समझिए, जो वेस्ट आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी खुद बन जाते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो हैं जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें डिकम्पोज नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? वो इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल थे वो ऑर्गेनिक मटेरियल थे, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो वो हमेशा इन्वायरमेंट में ही रहते हैं, तो उससे क्या करते हैं? पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लास, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गई, ये आसानी से सड़ते गलते नहीं हैं। तो अगर आप इसे मिट्टी में डालेंगे, ये मिट्टी में ही रहेंगे कई सालों तक, तो पॉल्यूशन देंगे वो। ठीक है, मिट्टी की उर्वरकता खराब करते हैं। एग्ज़ाम्पल आप देख ही रहे हैं, प्लास्टिक की शीट्स, पॉलीथीन, प्लास्टिक की बॉटल्स, पानी पीने की जो बॉटल्स होती हैं, वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में आती हैं। ठीक है, अब है साइड इफ़ेक्ट। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? जितने नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट ये होंगे कि जो भी ऐसे एनिमल हैं जो जो कि गार्बेज पे डिपेंड है, मतलब वो गार्बेज ही खा के ज़िंदा रह रहे हैं, जैसे पिग्स हो गए। बहुत बार गाय होती है जो कूड़े में अपना खाना ढूंढती है, तो कई बार वो प्लास्टिक खा लेती है, तो वो प्लास्टिक उनके पेट में डाइजेस्ट होता नहीं है, तो पेट में ही रह जाता है, जिनसे उनकी मौतें भी हो जाती हैं। ठीक है, तो उनके लिए वो बहुत डेंजरस है। उसके अलावा इट चोक्स द ड्रेन। ठीक है, यानी कि नाली में अगर गिर गए तो नाली जाम कर देंगे। अब नाली अगर आपकी जाम हो जाती है तो उससे गंदगी फैलेगी, गंदगी से फिर बीमारियां फैलेंगी। ये सब आपके लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते। अगला स्टेप होगा आपका सॉल्यूशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक, तो सॉल्यूशन क्या है इसका? तो सॉल्यूशन हम जो है 4R स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं। 4R स्ट्रेटेजी का मतलब है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल और रिकवर। ठीक है, रिड्यूस का मतलब जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं आप उनका यूज़ कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे उसका यूज़। ठीक है, सेकंड है रीयूज़, मतलब एक बार अगर आपने यूज़ किया तो उसे बार बार यूज़ कीजिए, फेंकिए मत इधर उधर। दूसरा है रिसाइकिल, अगर फेंक दिया है तो उसको रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ करवाइए और फिर उसे रिकवर करवाइए। ठीक है, तो लिमिटिंग यूज़ ऑफ प्लास्टिक, ये आप नेक्स्ट सॉल्यूशन हो सकता है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का। लिमिटिंग यूज़ का मतलब कि मोस्टली हम प्लास्टिक कहाँ यूज़ करते हैं? हम बैग्स में यूज़ करते हैं, कैरी बैग्स में यूज़ करते हैं। तो हम कैरी बैग्स प्लास्टिक का ना यूज़ करते हुए कॉटन का या जूट का बैग यूज़ कीजिएंगे, तो उससे जो है हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के यूज़ को कम कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट होगा इसमें, जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो है रिसाइकलिंग का पॉइंट। ठीक है, और रिसाइकलिंग में को हमने हरे रंग से दिखाया है, दैट मीन्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रिसाइकलिंग। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बचने का यही तरीका है कि आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रिसाइकलिंग कीजिए प्लास्टिक्स की या ग्लास की, जिससे कि वो हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो इसी